गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का अच्छे तरीके से आगाज़ करने की तैयारियों में होंगे। तैयारी की जब मैं दिन के आगाज़ की बात करती हूँ और तैयारी की बात करती हूँ तो मैं तैयारी एक सोच को कहती हूँ कि आपकी एक सोच सुबह सुबह अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपने आज पूरा दिन क्या करना है। लेकिन पूरे दिन में जो भी चीज़ें आप करें उसको सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स से रिलेट करके नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने मुल्क को भी साथ याद रखना चाहिए, हमारे डिफरेंट कल्चर्स को भी याद करना चाहिए कि आप एटलीस्ट कुछ और नहीं कर पा रहे, कुछ और कहीं से चीज़ नहीं रिलेट हो पा रही तो कम से कम आप अपने कल्चर के बारे में बात करें, अपनी सकाफ़त के बारे में बात करें एक दूसरे से, क्योंकि बात करने से भी आपकी जो सकाफ़त है वो ज़िंदा रहती है। तो आज अपनी सकाफ़त को एक दफ़ा दोबारा हम रिवाइज़ करने के लिए, मैं अलाइव तो हमेशा से है डेफिनेटली, तो आज अरमा हमारे साथ देंगी और अरमा आज बात करेंगी कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनका म्यूज़िक के साथ क्या लिंक है। डिफरेंट कल्चर्स पे हम बात ज़रूर करेंगे कि कल्चर किस तरह से हम, क्योंकि हमारे जो प्रोविंसेस हैं उन पाकिस्तान में हम कहते हैं जब कल्चर की बात करते हैं तो बहुत एक डाइवर्स कल्चर है हर प्रोविंस का। सो हम आज बात करेंगे किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें ऑलरेडी पता हैं कि डिफरेंट कल्चर्स को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ जो है वो अलाइव रहती है। तो आज अरमा से हम म्यूज़िक भी सुनेंगे और उसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट जो है उनसे कल्चर के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी फातिमा जदून, 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ड्यूटीज़ बहुत असाइन हो जाती हैं गुड न्यूज़ में कि ड्यूटी ये होती है कि जनाब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फेवरेट न्यूज़ कौन सी थी। और आज हम फातिमा से भी पूछेंगे कि वो खबरें लेकर तो आई हैं लेकिन सबसे अच्छी उनकी फेवरेट न्यूज़ इनमें से कौन सी है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप कॉमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जब आप देखते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और नाजरीन, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ट्रेनर काशिफ, और ट्रेनर काशिफ जो है वो आज हमें बताएंगे लड़कों को, क्योंकि लड़के बड़े इंटरेस्टेड होंगे आज के टॉपिक में ना, बड़ा शौक होता है ना कि उनके शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड होने चाहिए और डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो आज ट्रेनर काशिफ कुछ आसान एक्सरसाइजेस बताएंगे कि किस तरह से शोल्डर्स को ब्रॉड किया जा सकता है। और इसके बाद कोर्ट कचहरी की माहिर जो है माहम हमें ज्वाइन करेंगी और माहम आज सुबह से आई हैं, कह रही हैं आज हिबा के बारे में बात करेंगे भाई मुझे नहीं पता हिबा क्या होती है, इर्द गिर्द लोगों से पूछा उन्हें नहीं पता था हिबा, तो हमें लगा कि माहम की कोई फ्रेंड है हिबा, क्योंकि हमने अक्सर नाम ही सुना है तो हमें अपनी फ्रेंड से मिलवाने लगी। आज जानेंगे माहम से कि हिबा क्या है और इसका जो कानून से इसका क्या ताल्लुक है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। नाजरीन, आज हमारा गेस्ट सेगमेंट बहुत ही स्पेशल है। हमारा गेस्ट सेगमेंट में हमने आपकी मुलाकात करवाई बहुत सारे स्पेशल मेहमानों से, और स्पेशल मेहमानों से तो हमने मुलाकात करवाई, लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रही हूँ वो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे परी पारो से। परी डिफरेंट उनकी जो शख्सियत में है, जो है परी जैसे रंग हैं। इसके अलावा पारो बहुत ज़्यादा दुख भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था जिस तरह से कि हम ट्रांसजेंडर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनको भी, क्योंकि हमें अपने साथ इंक्लूड करना है, हम साथ लेकर चल रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज परी पारो की कहानी हम आपको सुनाएंगे और तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे। रिकॉर्डेड सेगमेंट है तो उसमें आज जानेंगे कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस क्या थे और उससे हम क्या सीख सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ जो है हमारी कोशिश होती है, स्पेशली हमारे गेस्ट सेगमेंट में, कि हम किस तरह से उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से क्या हम सीख सकते हैं। तो आज का ये हमारा है राइजिंग पाकिस्तान। और अभी जो है अरमा इंतज़ार करिए, कह रही है सुबह सुबह हो जाए म्यूज़िक का तड़का ताकि आपकी सुबह बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाए और मज़ीद अच्छी हो जाए। तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पे हम जाते हैं, वापस आएंगे, अरमा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी हमें अरमा ने ज्वाइन कर लिया है। आज अरमा बात करेंगी
उनके हाथ में हमेशा की तरह एक इक्विपमेंट तो है, लेकिन साथ में वो बात करेंगी कि कल्चर के ऊपर हम बात करेंगे, कल्चर और म्यूज़िक का क्या लिंक होता है। ऐसे ही अरमा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरमा, सुबह सुबह एक तो जो म्यूज़िक का तड़का आप लगाती हैं ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उससे हम सब फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा अरमा, आज जो है आप हमें क्या सुनाएंगे? सबसे पहले तो हमने कल्चर पे आज बात करनी है, कल्चर को म्यूजिक से हमने कनेक्ट करना है। सो बेसिकली एक कल्चर को कैसे हम अलाइव रख सकते हैं? देखिए, कल्चर बेसिकली होता है बिहेवियर, लैंग्वेज, द वे वी ईट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जैसा फैमिलीज हो गई, फ्रेंड्स हो गए, जब वो बेसिकली सोसाइटी में सोशलाइज करते हैं, जिस तरह वो खाते हैं, जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलते हैं, और जब डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट फैमिलीज उन्हें ज्वाइन करना शुरू हो जाती है, यानी उन्हीं की ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू हो जाती हैं, दैट फॉर्म्स अ कल्चर। ये कल्चर बन जाता है। इसमें म्यूज़िक भी आता है, रिलीजन भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, ड्रेस, फूड, ये सब जब ज्वाइन करता है तो एक कल्चर बन जाता है। एक कल्चर बन जाता है। अच्छा अरमा, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और अच्छा, हम इसके ऊपर तो मैं चाहूँगी कि अभी हम बात करें, क्योंकि इस पर डिटेल डिस्कशन एक हो सकती है। उससे पहले मैं चाहूँगी कुछ हमें सुना दें आप। मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा बीबी शिरीनी, ठीक है, जिस तरह उनका म्यूज़िक है तो उससे रिलेटेड हूँ। सही हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अरमा, कहीं से हमेशा तो मैं एक ही सवाल वैसे कर रही होती हूँ आपसे, ये कि कहाँ से सीखा है? PNC अदनान हैदर। अच्छा जी, उनसे आपने सीखा है, आपके टीचर हैं, वो आपके मेंटोर हैं, जहाँ से आप सीखती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अरमा, बहुत अच्छा। अच्छा अरमा, मैं क्योंकि कल्चर की क्योंकि आज बात हो रही है, तो पाकिस्तानी कल्चर बेसिकली बहुत डाइवर्स है। आप देखें जिसमें हमारे प्रोविंसेस हैं, उनका एक डिफरेंट कल्चर आता है, वो लोग डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, डिफरेंट उनकी एक सकाफत जैसे हम कहते हैं वो होती है। तो अरमा, डिफरेंट कल्चर्स को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? कल्चर बेसिकली अब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस है पाकिस्तान के, पंजाब, बलोचिस्तान, तो जब हम जिसको देखते हैं, जिस तरह किसी ने अजरक पहना हुआ है, ग्रेट सिंधी कैप पहनी हुई है, उससे हम देख के ही रिकग्नाइज कर लेते हैं, ओह ये सिंधी, ये सिंधी है। ये पीपल बहुत हम्बल होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, और इनका टेस्ट, इन्हें स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, दे आर बिरयानी लवर्स। हम उन्हें देख के ही रिकग्नाइज तो वो देखें, ड्रेसेस भी आ जाते हैं उसके अंदर आपके, कोई ऐसी चीज़ आप पहन लें, कैप आप पहन लें, इस तरह की कोई कल्चरल, और उसके अलावा आप खाने से भी पहचाने जा रहे होते हैं, उनका टेस्ट भी पता चल जाता है, और वो लोग होते कैसे हैं, फ्रेंडली होते हैं, हम्बल होते हैं, उन्हें देख के ही रिकग्नाइज कर लिया exactly। और जिस तरह कहा जाता है कि पख्तून कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और लोग वहाँ के हैं, अगर आप बात करें, आप सिंपल एक बात करते हैं कि बहुत मेहमान नवाज हैं, तो आपके जहन में एक जहन आता है कि वो जो पठान होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। ऐसा ही है, तो उनका भी कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है डेफिनेटली। कैप्स होती हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट होती है, आप देखें जैकेट्स जो वो पहनते हैं, वेस्ट कोट जिसे हम कहते हैं, वेस्ट कोट। और जिस तरह अगर कोई पंजाबी है, उन्हें धोती पहनी हुई होती है, उनकी शलवार कमीज होती है, फिर वो यहाँ पे शोल्डर पे एक शॉल सी भी रखते हैं। एग्जैक्टली, उन्हें अब देख के ही रिकग्नाइज कर लेते हैं, पंजाबी हैं, ये और पीस लवर्स भी होती है ना, एक कुछ लुक उनकी भी अपनी लुक भी होती है, चाहे वो हेयर स्टाइल हो उनका, या प्रोबेबली उन्होंने अपनी फेस पे किसी भी किस्म की कोई और चीज, जिस तरह से ज्वेलरी पहनी हुई होती है, और फिर उन्हें यहाँ पे 2-3 डॉट्स भी लगाए हुए होते हैं, उन्हें हम देख के रिकग्नाइज कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और एज इट इज अगर हम ख़वातीन की भी बात करें, तो उनका एक स्पेसिफिक पख्तून ड्रेसेस हैं, फ्रॉक होता है, कल्चरल फ्रॉक होता है, तो हम उनका होता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है उनकी अरमा के, जो उन्होंने उनका फ्रंट का एक काम हुआ होता है ना ख़वातीन के ड्रेसेस का, तो उसके ऊपर जो उन्होंने सिक्के टाइप
किए हुए होते हैं, शीशे जो लगाए कॉइन्स हुए लगाए होते हुए हैं, होते हैं, हाँ। शीशे, एक थोड़ा सा कल्चरल टच जो हम देख के बता देते हैं कि अच्छा ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये पख्तून कल्चर की है, ऐसा ही है। अरमा क्या सुनाएंगे हमें आप दोबारा? मैं आपको कोई कल्चर से जिस तरह रिलेटेड, तो मैं आपको कोई राग सुना देती हूँ। ठीक है। जबरदस्त। अरमा ये कौन से कल्चर की थी? एक ये राग? जो सब कॉन्टिनेंट नहीं है, उनके जब वो डिफरेंट कल्चर उनका उस वक्त था, तो उस ज़माने का ही उस है। जमाने का है, वहाँ का है। जबरदस्त। क्योंकि और म्यूजिक कल्चर के साथ बिल्कुल चलता रहता एग्जैक्टली है। क्योंकि आपका म्यूज़िक भी जो है, जैसे हमने बात की ड्रेसेस की, अटायर डिफरेंट जो होता है उसके लिहाज से, तो जो म्यूज़िक होता है वो भी बेसिकली आपको, मैं कहूँगी कि म्यूज़िक आपको कनेक्ट करता है बहुत Connect ज़्यादा, करता है, क्योंकि आप exactly. डिफरेंट कल्चर्स को म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट कल्चर्स को अपना रहे होते हैं। तो इन द एंड बेसिकली सब कल्चर मिल के क्या होते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारे अंदर जो है वो क्योंकि जिस तरह हम लोग ले लेते हैं नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर है। मारखोर कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान एग्जैक्टली। से। अच्छा, हम बात करेंगे नेशनलिज्म के ऊपर भी, हम एक प्रोग्राम लाजमी रखेंगे, ठीक है? अरमा, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह जब आप म्यूज़िक सुना देती हैं तो सबकी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नाजरीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फातिमा जदून हमें ज्वाइन करेंगी। 3 अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए लेकर आ रही हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है फातिमा जदून ने। 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ गई हैं वो हमारे लिए। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सबीन? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं फुल्ला। अच्छा देखो, विंटर्स आ रहे हैं तो हमें ये डार्क कलर्स और ये चीज़ें, लेकिन ये कलर इज़ वेरी गुड। हाँ, जबरदस्त। फातिमा, एक दूसरे की तारीफ तारीफ करते करते रहे, कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर। बिल्कुल। जैसे सब कह रहे हैं तारीफें बंद करें, खबरों में काम रहने करें। दो। पहली अच्छा खबर जी। कौन सी है? अच्छा जी, कराची रेलवे ट्रैक की है। रेलवे ट्रैक बस जो है कराची की, ठीक है? आपको पता है कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और इसीलिए वहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि जब बड़ा शहर है तो वहाँ के ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत आबादी ज़्यादा है, बिल्कुल। आबादी ज़्यादा है तो आपके पास जो है सहूलियात भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, तो अब लेकिन जो गवर्नमेंट हमारी जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने शुरू कर दी, क्योंकि हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं ना कि कराची के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो अच्छी न्यूज़ है वो होगी, ये क्या है? ठीक है, अच्छा जी, न्यूज़ क्या है हमारे हाँ पास? बिल्कुल। गुड न्यूज़। रेलवे मिनिस्ट्री ने कराची का एक प्रोजेक्ट फाइनल किया है, जिसके तहत कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से 22 क्रॉसिंग को ख़त्म करके खलाई रोड्स और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। ज़बरदस्त, मतलब कि फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं और उसके बाद अंडरपास बनाए जा रहे हैं। तो फातिमा, इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाती। हर कोई अपने रास्ते की तरफ से, जिसने ऊपर से जाना है वो ऊपर से नीचे अंडरपास से गुजर जाएगा, तो उससे हादसात में भी कमी हो जाती बिल्कुल, है। बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी हादसात में, क्योंकि देखो वही बात है कि हर एक को जल्दी पहुंचने की पड़ी हुई है। एक तो ये हर जगह का मसला है कि हम लोगों को जल्दी पहुंचना है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब अंडरपास और इस टाइप की सहूलियात
डेवलप हो जाएंगी तो इंशाल्लाह जो है एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और ऑलमोस्ट 21 बिलियन की लागत का ये जो है हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। 21 बिलियन विच मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक बहुत बड़ी स्केल पे इसको देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उस लिहाज से बिल्ड हो रही है, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसके अंदर पॉजिटिव बात ये है कि सोचा जा रहा है इस बारे में, क्योंकि किया भी जा रहा है। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है फातिमा कि हम देखते हैं कि ये आए दिन हादसात इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, कुछ रिपोर्ट हो जाते, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहे होते, और लोग कहते हैं कि अच्छा रश की वजह से ये हो गया वो। ये नहीं कि बड़े हादसात की हम बात करें, छोटे छोटे हादसात पे नुकसान हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि रश में एक जो होता है आप देख रहे होते हैं कि छोटे नुकसान। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आज की, स्पेशली कराची वालों के लिए जिन्होंने डेली सफ़र करना होता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कराची जाने का सोच रहे हैं और इसलिए नहीं जा पा रहे होते हैं कि ओहो रश में फंस जाएंगे, ट्रैफिक हो जाएगी। फातिमा, अगली न्यूज़ क्या है हमारी आज की अगली गुड न्यूज़ है वो सऊदी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। मतलब एजुकेशन की जो न्यूज़ है वो ज़रा जब वैसे भी जब आती है तो हमें खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि उससे मुल्क के आगे बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का आपको पता है हमेशा से बहुत एक करीबी दोस्ती रही है, मतलब हम फ्रेंड जोन्स में ठीक है। तो और हर मामले में सऊदी अरब हमेशा हमारा साथ देता है। गुड न्यूज़ ये है कि सऊदी हुकूमत ने अपनी 25 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 600 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप सबीन उसका ऐलान किया है। और इस स्कॉलरशिप में जो अहल और काबिल हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जो इसके हकदार होंगे, उनको चूज़ किया जाएगा। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक तो ये होता है ना कि आप मुल्क से बाहर जब जाके पढ़ रहे होते हैं तो आप एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। आज हम अरमा से भी कल्चर की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर की, तो आप ज़रा अगर दूसरे किसी मुल्क भी चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपोजर मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए फातिमा जिनके वसाइल नहीं होते, जिनको जो कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे बहुत सारे ऐसे ज़हीन बच्चे हैं जो वसाइल ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। और ये जो स्कॉलरशिप होगी वो 2021 से लेकर 2022 तक का जो कोर्स होगा उसके लिए होगी। अच्छा, उसके अलावा ये MS और BS के अलावा जो PhD है उनके स्टूडेंट्स के लिए भी है ये स्कॉलरशिप। अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। मतलब आप इजीली जो है वो लोग अब जो कह रहे थे कि 2 साल का प्रोग्राम, तो वो बेसिकली वो 3-4 साल पे भी जा सकते हैं इजीली। आप अच्छा टाइम वहाँ पे मतलब आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। आप जो कोर्सेज हैं, वरना मोस्टली MS और BS PhD का लेवल एक अच्छा लेवल एक आ जाते हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स थोड़ा कम मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मैं कहूँगी गुड न्यूज़ है कि हमारे जितने जो हमारे वही बात आप वाली बात कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं आगे बढ़ सकते वसाइल की कमी की वजह से, उनके लिए अब बहुत अच्छा चांस है। और फातिमा ये टाइम पीरियड क्या है, कितने 2021 से 2022, मतलब एक साल की उनको स्कॉलरशिप, एक साल की स्कॉलरशिप है। तो अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। बिल्कुल, ये गुड न्यूज़ इसीलिए होती है कि आपको फायदा हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा। फातिमा, अगली न्यूज़ हमारे अच्छा जी, अगली गुड न्यूज़ है वो हमारी साबिर समी एक हैं, उनकी है। अब आप कहेंगे कौन है वो? तो एक्चुअली ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो सर है ना वो फ़ख्र से ऊंचा कर दिया गया इन्होंने, ठीक है। मतलब इनकी अचीवमेंट वाकई में बहुत बड़ी है। साबिर समी ने एक बहुत बड़ी जो फूड चेन है जो ग्लोबल CEO की हैसियत से उनको मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है। अब ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो फूड चेन है ये दुनिया भर में इसकी ब्रांचेस हैं और ये अपनी बिजनेस की टॉप क्लास होने की वजह से काफ़ी मशहूर है। तो मतलब एक तो होता है कि आप एक नॉर्मल सी कंपनी के CEO बन जाओ, फिर एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में मशहूर है, जगह जगह इसकी चेन्स हैं, उनके लिए एक पाकिस्तानी को CEO सेलेक्ट करना, यानी कि आप ये देखो कि जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको पूरी दुनिया में उनकी काबिलियत इतनी थी कि उनको चूज़ किया गया। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वरना हम लोगों को ये हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। तो ये वही बात है कि जब पूरी मुल्क का एक बच्चा भी ये काम करता है तो हम सबका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आपने बताया कि ग्लोबल फूड चेन है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी पूरी दुनिया में उसका अच्छा खासा नाम होगा, और उसमें आप अगर देखें तो उसको लीड करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान का इंतखाब किया गया है। तो डेफिनेटली हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली जब नाम लिया जाएगा पाकिस्तान का और जब नाम लिया जाएगा
पाकिस्तान के यंगस्टर्स का, तो हमारा सर वाकई फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। अच्छा, और साबिर समी जो हैं वो CEO इस कंपनी में तो अब लगे हैं, लेकिन ये पहले भी इस कंपनी की जो हमारी कहते हैं ना बहुत टॉप की जो पोजीशंस हैं उनमें अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो अब वो इंशाल्लाह इस चीज़ में भी आगे जाएंगे। 1 जनवरी 2022 से ये अपनी जिम्मेदारी जो है इंशाल्लाह निभाएंगे। और IBA के जो ये जो हमारे मार्केटिंग के ग्रेजुएट हैं, इनको मैं कहती हूँ कि हम सब की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो है ही है, एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि उनके बेटे को सेलेक्ट किया गया, लेकिन एज ए नेशन हमारे लिए भी ये बहुत फ़ख्र की बात है। बिल्कुल जी, साबिर समी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरह से वी होप कि जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है अभी वो उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो मज़ीद रोशन हो सके। फातिमा, आपकी फेवरेट न्यूज़ कौन सी है इसमें से? मेरी इसमें से सबसे फेवरेट न्यूज़ साबिर समी वाली है। यही एंड वाली आपकी रीज़न है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे आपके दिन ब दिन आपके जो यंग लॉट है उनको भी तरक्की मिलेगी। वरना हम लोगों के जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको यही एक शिकायत होती है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यहाँ पे जॉब्स अच्छी नहीं मिलती। तो आप पढ़ के अगर अपना तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो सक्सेस जो है वो आपके करीब आती जाती है। आपका गोल सेट होना चाहिए और फिर डेस्टिनेशन तक आप डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा, इतनी अच्छी अच्छी खबरें लाने के लिए। हैव अ गुड डे। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ आ जाएंगे सुबह सुबह सबको जगाने और कहेंगे कि चलें उठ जाएं, वर्कआउट अपना स्टार्ट करें। और आज बात होगी ब्रॉड शोल्डर्स, किस तरह से आप अपने कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कि लड़कों को वैसे ही बड़ा शौक होता है कि शोल्डर्स जो है वो आपके ब्रॉड होने चाहिए। तो लेट्स सी आज कौन सा वर्कआउट वो लेकर आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो शोल्डर्स पे मबनी है, क्योंकि हमने कंधों को ट्रेन करना है। और ट्रेन करने के लिए हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने फ्रंट शोल्डर्स पे फोकस करेंगे, साइड शोल्डर्स पे और बैक शोल्डर्स पे। 3 मसल एनाटॉमी के हिसाब से मसल्स होते हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं यंगस्टर्स के, बॉयज़ के, कहते हैं कि ब्रॉड शोल्डर्स हमें चाहिए, शर्ट पहने थोड़ी सी रोब दबदबा शबशबा होना चाहिए। उस हवाले से कुछ वर्कआउट डिज़ाइन किया। याद रहे कि हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा जब हम किसी चीज़ को ब्रॉड करने की बात करते हैं मसल्स में, तो हमें उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें मशीन्स, इक्विपमेंट, डंबल, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो क्योंकि हम बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, बट इट टेक्स टाइम। याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। मैराथन से मुराद ये कि इट टेक्स टाइम, आपको बतदरीज वक्त चाहिए, प्रैक्टिस 6-8 महीने किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फ़िज़िकली। तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। हमारे पास बारबेल है, 10-10 किलो की प्लेट हमने लगाई हुई है। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर फिटनेस लेवल साथियों, आपने वेट को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास डंबल्स हैं 3-3 किलो के और 5-5 किलो के। हमने क्या करना है, हम आगाज़ करते हैं बारबेल से। हमने बारबेल लिया और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बारबेल को लिफ्ट किया, क्लोज ग्रिप, और मेरा स्टैंस देखिएगा। जो सफ़र है वर्जिश शुरू करने का, आगाज़ से लेके इख्तिताम तक, दरमियान में तो कसरत होती है, लेकिन पहला रैप जो होता है और आखिरी रैप होता है वो क्रूशल होता है। आखिरी रैप जब आप थक जाते हैं तो आप जल्दबाजी में वेट को रख देते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उस वक्त इंजरी का एहतमाल बहुत शदीद हो सकता है। वहाँ एहतियात करनी है और लिफ्ट करते वक्त एहतियात करनी है। बस आगे कसरत है। क्या करना है, स्टैंस लिया आपने, जो भी फ्रंट फुट आपकी राइट और लेग डजंट मैटर, जो भी आप यूज़ करते हैं, आपने शोल्डर विड्थ ग्रिप से थोड़ा सा वाइड किया और बाहर को लिफ्ट किया, यहाँ रखा एहतियात से, और आपने बाईपास करना है कान की लॉ को, पूरा ऊपर लिफ्ट करना है और नीचे लेके आएंगे। बाईपास किया कान की लॉ को। कोशिश करें आपकी कोहनी बाहर ना जाए, बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर की जानिब रहे, ताकि आपके प्राइमरी मसल जो है वो शोल्डर्स रहें साथियों। फुल रेंज जब कहता हूँ तो पूरा ऊपर, और बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में एहतियात से आप ऊपर से जब नीचे आ रहे होंगे तो जिसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल करना। साथियों 8 to 10 रेपिटेशंस, नॉट मोर देन दैट,
यानी कि आपने 8 से 10 दफ़ा ये कसरत करनी है, यूँ किया और यूँ नीचे आए, इससे ज़्यादा नहीं करना। 6 ठीक है, 8 ठीक है, 10 ठीक है, समवेयर इन बिटवीन आपने रहना है साथियों, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि वेट ड्रॉप कीजिए या बढ़ाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारी ग्रिप जो प्लेसमेंट थी ओवर आर्म थी, आप अंडर आर्म करेंगे, अंदर से पकड़ेंगे, क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे। कैसे, ये देखिएगा, पहले ये ग्रिप प्लेसमेंट थी मेरी, अब क्या किया, यहाँ से ये क्लोज आ गई, ठीक है साथियों। क्लोज ग्रिप आई, रेडी, कमर सीधी, कोर नाइस एंड टाइट, बाहर को लिफ्ट किया ऐसे और कमर को सीधा रखना है एहतियात के साथ, पैरेलल टू द ग्राउंड। कोनी आपकी यूं नहीं चाहिए मुझे, आपकी कोनी शोल्डर के इक्वल, पैरेलल टू द ग्राउंड। बायोमैकेनिकल फोर्स सारी फ्रंट शोल्डर पर पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो क्या करना है हमने, शुरू कर दें, बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, कमर सीधी रहेगी, पूरा ऊपर लेके जाएंगे एहतियात के साथ, वेट को होल्ड किया, पूरा ऊपर पूरा नीचे, कमर को सीधा रखना है, झटका नहीं देना। आखिरी मरतबा बता रहा हूँ, एहतियात से, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। साथियों 8 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने डंबल्स को यहाँ पे रखा, कंधों की लाइन से थोड़ा सा वाइड, बिल्कुल मामूली सा वाइड किया और प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, क्लोज आए, अब बाईपास करना है अपने कंधों को हाथों से। आप देख रहे हैं ये जो हाथ है फुल रेंज में, ठीक है। दोबारा देखिएगा, ऑल द वे पूरा नीचे जाएंगे एहतियात से और ऊपर आएंगे, बिल्कुल एहतियात से साथियों, कंट्रोल फॉर्म में। अच्छा, एहतियाती तदाबीर, वक्त हुआ चाहता है, आपका जो डंबल है राउंड फॉर्म में हो कोई मसला नहीं है, चिपटी फॉर्म में हो कोई मसला नहीं है। ख्याल क्या करना है, नीचे जो सरफेस है, जो सतह है, वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। आपने रिस्क नहीं लेना जब तक आपके पास मैट नहीं है, खुरदरी जगह नहीं है जिसमें ये स्लिप होने के चांसेस नहीं होंगे, पक्की ग्रिप होगी, फिर आपने वर्जिश की हरकत ट्राई करनी है, ठीक है साथियों। इसके आपने 8 रेपिटेशंस किए। अच्छा, हर वर्जिश की हरकत के आपने, यानी कि हर सेट के आपने 4 सेट्स करने हैं और बीच में आपने 1 मिनट की ब्रेक लेनी है और आपने रेपिटेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी 8 रेपिटेशंस। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, हमने इस पोजीशन में आना है, आप देखिएगा डंबल्स रोटेशन फॉर्म में अपने पंजों पे आएंगे, अगर मुश्किल लगे तो घुटनों पे आ जाएगा, सही है, अदरवाइज पंजों पे आएंगे, बेंड किए घुटने, डंबल को लिफ्ट करके दूसरे डंबल से हाथ की प्लेसमेंट ये होगी, पकड़ना है आपने, कंट्रोल, ठीक है। टेंशन यहाँ पे भी है, कंट्रोल रोटेट हो रहा होगा, कंट्रोल करना है और यहाँ से एंगुलर लेके आएंगे, साइड पे नहीं, कमर की साइड पे नहीं, अपनी रिब्स की साइड पे नहीं, वेस्ट की साइड पे नहीं, रिब्स की साइड पे नहीं, चेस्ट की साइड पे नहीं, एंगुलर, ठीक है। शुरू करते हैं एहतियात से, 6 to 8 कंट्रोल फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल एहतियात से, कोई जल्दी नहीं करनी। दुश्वारी हो रही है, मॉडिफाइड वर्जन, हाथ रखा इस पे, घुटने ले आए फ्लोर पे, 6 से 8 रेपिटेशंस नहायत कंट्रोल के साथ। 6 to 8 रेपिटेशंस हो गए। इसके बाद शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड को भूलना नहीं है आपने साथियों, एंगुलर, झटका नहीं देना, कमर को रोटेट नहीं करना आपने कमर को, ठीक है, बिल्कुल सीधे, हाथ जो है कंधे के इक्वल, ये एंगुलर, तिरछा, बाजू सीधा कोशिश करें, गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर ना दें, गर्दन को कंफर्टेबली रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, 4 सेट्स और 6 to 8 रेपिटेशंस। अगली हमारी वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से खड़े होना है, डंबल को बाईपास करना है हमने अपने वेस्ट एरिया को, ये जो वेस्ट एरिया है इसको बाईपास करेंगे। किस तरीके से, नोट कीजिएगा, शुरू करेंगे, सीधे खड़े हुए, कमर सीधी, पेट वाला हिस्सा टाइट, घुटने हल्के से बेंड कर लें, सांस लिया और लिफ्ट किया,
ये बाईपास किया, लिफ्ट किया, बाईपास करके पीछे लेके आए डंबल को एहतियात से। अगर आप इस साइड से देखिए, ऊपर जाइए तो सांस छोड़िए, नीचे आइए तो सांस रोकिए, चेस्ट अप, छाती को उठा के रखिए, शोल्डर ब्लेड्स को पिंच करके रखिए, कमर सीधी। 8 रेपिटेशंस करेंगे इसके, एक मरतबा और करके दिखाऊंगा साथियों। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, वेट थोड़ा सा ड्रॉप किया और हमने ऑर्डिनल प्रेसेस करना है, लेकिन इसके हाई रेपिटेशंस चाहिए। किस तरीके से? 15 से 20 रेपिटेशंस, ठीक है? शुरू करें, लेट्स स्टार्ट ऑन। ये पेस चाहिए मुझे 15 से 20 रेपिटेशंस फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ठीक है साथियों? इसके आपने 6 सेट्स करने हैं और हर सेट के बाद 30 सेकंड की ब्रेक, फुल रेंज ऑल द वे रोटेशन के साथ 15 से 20 रेपिटेशंस। और साथियों, ये था हमारा आज का सेगमेंट। शोल्डर्स का, ब्रॉड शोल्डर्स करने के लिए वेट दरकार होता है। टेक्निक मैंने आपको बता दी, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद महम हमारे साथ होंगी। महम कुछ तोहफ़ा देने जा रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं काशिफ, जब तोहफ़ा देना होता है किसी को, उसके भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूछते हैं। सबीन साथ देंगी उनके, कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कोर्ट कचहरी की माहिर महम ने हमें ज्वाइन कर लिया अभी। महम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। महम इतना शोर मचा हुआ है आज। महम हिबा से मिलवा रही है। हिबा क्या है? हमने आज तक हिबा सिर्फ नाम सुना है वैसे। बिल्कुल ठीक है। और मैं जब स्टूडियो में भी एंटर हो रही थी तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे, हिबा वो तो लड़की का नाम होता है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि ट्रेनर काशिफ जाते हुए कह के गए हैं कि महम मुझे कुछ गिफ्ट कर रही हैं। हाँ। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि हिबा सबसे पहले लीगल टर्म है, गिफ्ट को कहते हैं कि तोहफा देने का। और वो तोहफा देने का क्या राइट तरीका है कि कल को अगर आपको किसी ने तोहफा दे दिया है और वो वापस ले रहा है, तो क्या आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं? ओके, ये कि अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया और उसके बाद कभी आपकी उससे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई ताल्लुकात खराब हो गए और फौरन आप चले गए, आपने कभी मेरी चीज़ वापस दो, मेरी चीज़ वापस हो, जिस तरह बचपन में बहन भाइयों में होता था, तो क्या लीगल प्रोसेस है उसका? ठीक है। उसी तरह ट्रेनर काशिफ की बात को ही आगे लेके चलती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं तो मैं उनको फ्री लीगल एडवाइस दूंगी एक किसी भी चीज़ पे। लेकिन अब इसी को बात को हम आगे लेके चलते हैं कि फ्री लीगल एडवाइस देना, क्योंकि ये सर्विसेज रेंडर करना है, इसकी कोई लीगल बैकिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करानी है या कुछ कराना है। हिबा की जो चीज़ है, आपको या वो मूवेबल यानी कि फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी जिसके पास इंसान के पास पोजेशन है उसका, जो वो ओनर है वो दूसरे को दे रहा है गिफ्ट की सूरत में, ठीक हो गया। वो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी घर, ज़मीन। सो इसकी क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों की, क्या है, इस पे आज हम बेसिकली। ठीक है हम सबसे पहले हम लीगल प्रोसीजर्स से शुरू करते हैं कि लीगल प्रोसीजर बेसिकली क्या है इसके। एग्जैक्टली इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी को गिफ्ट करने जा रहे होते हो, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं बहुत ज़रूरी हैं उसमें। कि एक ऑफ़र होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप मुझे आके कहती हैं महम मैं तुम्हें अपना फ़ोन गिफ्ट दे रही हूँ, तो दूसरा मेरा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है सबीन मैं आपका फ़ोन लेने को तैयार हूँ। और तीसरी उसका पोजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र आप, ये नहीं है आपने कह दिया मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी और आप मुझे दे नहीं रही हैं। इसके साथ ही साथ कि अगर आप मुझ पे कंडीशन सेट करती हैं कि महम मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी, अपना गिफ्ट दे दूंगी, लेकिन तुम मेरा वो फलाना फलाना काम कर देना, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये कंसिडरेशन में आ जाता है। एक्सचेंज नहीं करना गिफ्ट, ठीक है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी कि एक तो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म की कंडीशन नहीं उस पर सेट होनी चाहिए कि इस वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स मीट करना गिफ्ट बहुत की ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हिबा की। ठीक है। अच्छा महम, एक और चीज़ जो मैं चाहूँगी उसको भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि मूवेबल
आइटम से आपकी क्या मुराद है और इमूवेबल से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि जो मूवेबल अक्सर औकात हमारे जहन में आता है, अच्छा गाड़ी होगी जी। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आती हैं गाड़ी इसमें? हो गई, फोन हो गई, कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर Move कर सकती है सके, ठीक उसको है। मूवेबल कहते हैं। अब घर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर ठीक है, सकता, जमीन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, सो इनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में डालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी? इसके लीगल प्रोसेस है, मूवेबल का फ़र्क है और इमूवेबल का फ़र्क है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन हो गई, घर हो गया, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है। उसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1908 का जो है, उसमें सेक्शन 17 के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप एक डीड बनाएंगे, डीड जिस तरह अग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर पे, और वहाँ 2 विटनेसेस के सामने आप उसको ट्रांसफ़र कराएंगे कि ये ऐसे ट्रांसफ़र मेरे से आप तक पहुंच रही है। और जब ये हो जाएगा तो फिर लिख दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास कि ये चीज़ इसने गिफ्ट कर दी है। और उसके बाद जिस भी सपोज किसी स्पेसिफिक कॉलोनी की बात है, उसकी जो जो जुरिस्डिक्शन अप्लाई करती है, वहाँ जाके आप ट्रांसफ़र इजीली करा सकते हैं, क्योंकि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि ट्रांसफ़र ये आपको गिफ्ट हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या ये फोर्सफुल था या नहीं था। सो इसलिए पहले उसका रजिस्ट्रेशन करानी गिफ्ट की बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर लेट्स सपोज आपने मतलब अगर आपने नहीं करवाया इसको लीगली, ठीक है, अगर आपने अपने नाम नहीं करवाई चीज़, किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास कोई डिफरेंट प्रूफ्स और भी हैं, लेट्स सपोज पिक्चर्स हैं, जी, जी, या जी। कोई विटनेसेस आ जाते जी, हैं, वो जी। कहते हैं कि हाँ हमारे सामने इन्होंने ये चीज़ जी। इसको गिफ्ट की थी, जी। तो क्या बाद में अगर कोई क्लेम करना चाहे कि मेरी चीज़ है और ये मुझे वापस जी। चाहिए, तो क्या वो कंसिडर की जाती है? इसीलिए हम कहते हैं, और आज के शो का मकसद भी यही था कि आपकी लीगल बैकिंग होना, ताकि आपको कोर्ट में प्रूफ करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब है। जिस तरह कह दिया कि हाँ हम बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में और 2 विटनेसेस के सामने इसने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी दूंगा, सो उसकी लीगल बैकिंग जो है वो इतनी सख्त नहीं होती, और कल को वो स्टोरी बनने में कि अगर जो रिवोक करना चाह रहा है, वापस लेना चाह रहा है, वो स्टोरी बना सकता है कि नहीं उस वक्त मुझे अंडर ड्यूरेस फोर्स किया गया, इसलिए मैंने इसको कर दिया। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी में वो वाली रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है कि आपने रजिस्ट्रार के पास 2 विटनेसेस आपके हों और उनके सामने करो। ओके। उसमें सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पे आपने लिख दिया है कि मैं अपना फ़ोन इसको दे रहा हूँ, और उसको ओथ कमिश्नर और नोटराइज कराना, नोटरी पब्लिक से आपने वो करा देना है साइन, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा मैम, मैं अभी ये बात भी देख रही थी कि हम बाज़-औक़ात हम नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, अच्छा किसी को ये गिफ्ट कर दिया, किसी को वो गिफ्ट कर दिया, लेकिन बेसिकली हम कानून को नहीं बीच में ला रहे होते हैं, हम देख नहीं रहे होते हैं, हालांकि हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। जब हम ये क्या लाइफ टाइम में सिर्फ आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको अगर लेट्स सपोज कोई अगर कोई फौत हो गया खुदा ना ख्वास्ता, तो उसके बाद भी ये होता है आपके ऊपर? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। लाइफ टाइम में आप प्रॉपर्टी की, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, आप जितना चाहें अपनी लाइफ में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वसीयत बना के जा रहे हैं तो फिर वसीयत में भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी वसीयत में जिस तरह कुछ कानून में आपका आता है कि 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज़्यादा आप डिस्पोज ऑफ नहीं करके जा सकते अगर वसीयत की बात है। लाइफ टाइम में आप जितना मर्जी गिफ्ट करके जा सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, अगर लेट्स सपोज आपने बोल दिया कि ज़बानी कलामी आपने किसी को कह दिया कि मैं, क्योंकि ज़्यादा इस बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली लोग अमूमन यही कर रहे होते हैं, तो हम वो बातें डिस्कस करें यहाँ पे जो कि आम इंसान की समझ में भी आ जाए, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर्स और तो मैं चाहूँगी मुझे बताएं कि अगर ज़बानी कलामी मैंने कह दिया अच्छा ये चीज़ इसकी होगी, ये चीज़ इसकी होगी, मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये हो सकती है चीज़? इमूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकती है, लेकिन उसमें पोजेशन होना बहुत जरूरी है। पोजेशन क्या होता है? मैं ये सबीन आपको फ़ोन दे रही हूँ, मैंने आपको दे दिया फ़ोन, ठीक है, ये काफ़ी है ओरली। अगर जुबानी कलामी बात है कि डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं कि वो चीज़ दूसरे तक पहुंच जाए, बस बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अगर कोई क्लेम करता है आके बाद में कि मैं ये फ़ोन मैंने नहीं दिया या ये चीज़ मुझे वापस चाहिए, तो वो क्लेम नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि वो आप उसको दे चुके हैं ना। ओके। तो अगर आपने दिया तो फिर आपने उसको डिलीवर कर दिया है फ़ोन। ठीक हो गया। तो मतलब आप अब ट्रेनर काशिफ को इसी वजह से आप कह रही हैं कि ट्रेनर काशिफ को तो मैं सिर्फ सर्विस दूंगी, मैंने इसलिए ऐसी चीज़ ही नहीं रखी कि आपने रखी नहीं, आपने कहा इस मसले में हम पढ़ते ही नहीं है।
अच्छा माहम, कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं बाद में? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूचर में अगर कहें ना कि मैं सबीना आपको कहती हूँ कि मैं अगले महीने आपको अपना फ़ोन गिफ्ट कर दूँगी, ये वॉइड है। ये आप मुझे कोर्ट में नहीं ले जा सकती कि इसने तो मुझे कहा था ये फ़ोन मुझे गिफ्ट करेगी, सो फ्यूचर में नहीं गिफ्ट कर सकते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट हर्डल जो आ जाता है कि मैंने 4 मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने कहा है कि ये चीज़ मैं तुम सब में इक्वली डिवाइड कर दूँगा और ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक हो गया। उसमें से एक एक्सेप्ट नहीं करता ओके। तो वो चारों को नहीं मिलेगा, फिर आपको नया हिबानामा बनाना पड़ेगा उस पर 3 क्या अलग से, क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको कही थी कि एक देने वाला जो ऑफर दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है गिफ्ट को। सो ये चीज़ें हर्डल्स क्रिएट करती हैं कि उसमें फिर हम कहते हैं ये गिफ्ट नहीं। बिल्कुल माहम, मुझे इससे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने प्रोसीजर्स का नहीं पता था लीगली ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम अमूमन दे देते हैं और बाद में हम देख रहे होते हैं कि कितने लड़ाई झगड़े इन चीज़ों के ऊपर हो रहे होते हैं। तो अगर चीज़ें लीगली हो जाती हैं, आप कानून को हर चीज़ में अगर शामिल कर लेते हैं, तो बाद में ये लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें जो होती हैं बाद में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रहता लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से। माहम, थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था और देखते हैं अब आगे आप किससे मुलाकात करें। आज हमने हिबा से मुलाकात करें, आगे देखते हैं किसको आप लेके आते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज का सेगमेंट हमारा बहुत ही स्पेशल है। हमने आपको अपने गेस्ट सेगमेंट में बहुत सारे स्पेशल मेहमानों से हमेशा मिलवाया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम परी पारो से। परी मतलब बहुत सारे रंग भी हैं उनकी शख्सियत में, और पारो, उनके पारो जैसे बहुत ज़्यादा दुख भी उनकी शख्सियत में पाए जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दुख भी हैं। तो आज ज़रा जानेंगे परी पारो की कहानी। एक ट्रांसजेंडर हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में रंग किस तरह से हैं, किस तरह से आए, और दुख जो है उनको वो किस तरह से जो है वो टैकल करी हैं। तो आज जो है तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे परी पारो से। तो कहीं आपने नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।